यस सर। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री का जो रिवीजन था, काम का चीज जो रिवीजन में था सब करवा दिया गया। आप बार बार वीडियो को देख सकते हैं, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। हर एक चीजों को जितना भी ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हो ना अभी, वो सारी चीजें आपको ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में यूज हो सकती है। आइए आज टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन? तो एक इक्वेशन जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मौजूद हो बट एज ए वेरिएबल। An equation involving trigonometric ratio as a variable। ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है क्या, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि इक्वेशन सॉल्व करने से पहले हमें ना बेसिक बिल्ड करना होगा। तो सॉल्व ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन वी नीड टू बिल्ड बेसिक। सो सबसे पहले हम बेसिक पर चर्चा करेंगे। बेसिक ये है कि जैसे अगर साइन थीटा इक्वल टू हाफ लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है। हम लोग को इसमें थीटा फाइंड करना, फाइंड थीटा वैल्यू, ठीक है। सो क्या आप गैस कर सकते हो कि थीटा का वैल्यू क्या होगा? मतलब जो वैल्यू आपको याद करवाए गए हैं ट्रिगोनोमेट्री में, वही सब वैल्यू में से कोई यहाँ पे होगा और वही वैल्यू आपको रिकॉल करके बताना होता है। फाइंड करने का कोई तरकीब नहीं है, रिकॉल करना है बेसिकली। सो क्या आप थीटा रिकॉल कर सकते हो? 30 डिग्री 150 डिग्री, वेरी गुड शांतनु। सो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 30 डिग्री मिल रहा है और 150 डिग्री मिल रहा है। क्या इसके अलावा भी वैल्यू हो सकते हैं? इसके अलावा वैल्यूज मिल सकते हैं क्या? इसी को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। वो कौन कौन से वैल्यू हैं जहां पर साइन थीटा का वैल्यू हाफ होता है? देखिए, सबसे पहले साइन थीटा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। साइन थीटा क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या है कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा और सेकेंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा। क्वाड्रेंट हम लोग डिसाइड कर लिए है ना, जो हमने रिकॉल करी है उसी से हम लिख रहे हैं। साइन थीटा अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो थीटा जो होगा वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा या फिर वो सेकेंड क्वाड्रेंट का होगा, ठीक है। ये जो थीटा 30 डिग्री बताया गया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है और 150 डिग्री अगर देखो तो ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है ना। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है। सो आर दिस ओनली वैल्यूज ऑफ थीटा which belong to first quadrant such that sin theta equal to half, या और भी कोई थीटा होगा? सो लेट्स एक्सप्लोर। अगर हम सर्कल मेथड देखें
तो यहाँ पे आप 30 डिग्री बताए हो और यहाँ पे आप 150 डिग्री बताया हो। ठीक है, तो ये पोजीशन स्पेसिफिक वैल्यू होता है। इस पोजीशन पर थीटा का वैल्यू जो भी मिले, साइन थीटा का वैल्यू हाफ ही मिलेगा। तो हम इस पोजीशन पर कब कब पहुंच सकते हैं? अगर सर्कल में हम रोटेट करते हैं, देखिए इस पोजीशन पर हम एक बार और पहुंच सकते हैं। ये 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री प्लस 360 डिग्री का लोकेशन यही है ना? 30 डिग्री प्लस 2 इंटू 360 डिग्री का लोकेशन सेम है। इसी तरीके से अगर माइनस कर दिया जाए फिर भी लोकेशन सेम है। यहाँ पे भी हम -2 सर्कल अगर मूव करते हैं 30 डिग्री के बाद, फिर भी हम यहीं पे पहुंच जाएंगे। सो दीज आर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बट दे आर लिमिटेड। इस तरीके से हम जितना वैल्यू चाहे उतना वैल्यू थीटा का लिख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में 150 डिग्री है, तो 150 डिग्री प्लस 360 डिग्री लिख सकते हैं या माइनस भी लिख सकते हैं। 150 डिग्री प्लस माइनस 2 इंटू 360 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग को ना एक सीरीज मिल रहा है, सीरीज सीक्वेंस बोल सकते हो। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो सीरीज है हम लोग ये लिख सकते हैं -3 इंटू 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री -2 इंटू 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री माइनस 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री ओनली 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री प्लस 360 डिग्री। अब देखो यहाँ पे भी लिमिटेशन नहीं है और यहाँ पे भी लिमिटेशन नहीं है। सो कितने वैल्यू थीटा के मिल रहा है? इनफाइनाइट वैल्यू मिल रहा है केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो हम लोग को -2 इंटू 360 डिग्री प्लस 150 डिग्री -360 डिग्री प्लस 150 डिग्री 0 डिग्री प्लस 150 डिग्री एंड 150 डिग्री प्लस 360 डिग्री एंड सो ऑन। इस तरह से यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में भी थीटा अनलिमिटेड नंबर्स में अवेलेबल है। सो हाउ मेनी सॉल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशन? पहला क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी सॉल्यूशंस? solutions of the equation sin theta equal to half, क्या रिप्लाई करोगे? अगर हाउ मेनी आपसे क्वेश्चन पूछता है तो क्या रिप्लाई करोगे? इनफाइनाइट। वेरी गुड शांतनु।
इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, ये जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में हर एक सॉल्यूशन को हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। ईच ऑफ द सॉल्यूशन और वैल्यू ऑफ थीटा is known as particular solution। ठीक है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो हमने बता दिया। मेरा क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हाउ मेनी particular solutions of sin theta equal to half in -4 पाई से लेकर के 2 पाई इंटरवल, इस इंटरवल में थीटा के कितने सॉल्यूशन होंगे? क्या सॉल्यूशन होंगे वो नहीं बताना, कितने सॉल्यूशन होंगे। सारे सॉल्यूशन तो हम लिख चुके हैं, बस काउंटिंग करना है कि -4 पाई से 2 पाई के बीच में कितना सॉल्यूशन होगा। काउंट करके बताओ। वेरी गुड शांतनु, 6 सॉल्यूशन विल बी देयर। कैसे, देखिए, साइन थीटा इक्वल टू हाफ हम देख रहे हैं कि सर्कुलर डेफिनेशन में जब हम 0 से एक सर्कल कंप्लीट करते हैं तो 1 सर्कल हैज 2 पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जिसमें तुम्हारा 30 और 150 है। इस इंटरवल में कितने सर्कल्स हैं टोटल? -4 पाई से -2 पाई एक सर्कल है। दूसरा सर्कल जो है -2 पाई से लेकर के 0 है। और तीसरा सर्कल जो है 0 से लेकर के 2 पाई है। सो इस सर्कल के पास कितने सॉल्यूशन? 2 सॉल्यूशन। इस सर्कल के पास भी 2 सॉल्यूशन और इस सर्कल के पास भी 2 सॉल्यूशन। सो देयर आर ओवरऑल 6 सॉल्यूशंस। इतनी बात क्लियर है सबको? आर यू गेटिंग द पॉइंट? सर्कल का मतलब कितने लोग समझते हैं? रेज योर हैंड। गुड। और व्हाट अबाउट अदर्स? और भी लोग सर्कल का मतलब समझते हैं?
मयूरी, सिद्धेश, ओके, डाउन योर हैंड्स। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग जब नहीं समझते हैं तो क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं, और वन वे कम्युनिकेशन इज नॉट गुड फॉर क्लास। और जब तक आप पूछोगे नहीं, मैं एवरी डिटेल आपके ब्रेन में जा करके ये नहीं देख सकता हूं कि कौन सा आपका अनक्लियर हुआ और कौन सा क्लियर हुआ। 360 डिग्री कवरेज को एक सर्कल कहते हैं, समझे। ये देखो, -720 से -360 है, कवरेज कितना हुआ? 360 डिग्री हुआ, तो ये एक सर्कल हो गया। उसी तरीके से -360 से 0 कवरेज कितना हुआ? 360 डिग्री, तो ये भी तुम्हारा एक सर्कल हो गया। इस तरीके से आपका कितना सर्कल था? 3 सर्कल था, और 3 सर्कल में नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर देखें तो टोटल कितना होगा? 6 हो जाएगा। समझ में आया सर्कल का मतलब? आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हम इस इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ थीटा का, जनरल फॉर्म लिख सकते हैं, मतलब एक फार्मूला टाइप से लिख सकते हैं, उस फार्मूला में हम पैरामीटर चेंज करते रहे और ये वैल्यू जनरेट होता रहे। दैट कम्स एज अ पार्ट ऑफ सीक्वेंस सीरीज। बट मैं यहां पे लिख रहा हूं 30 डिग्री प्लस n टाइम्स 360 डिग्री, n बिलोंग्स टू इंटीजर। देखिए, n की जगह पे इंटीजर अगर आप रखोगे तो 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, -1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, -2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, -3 रख सकते हो। सो ये सारे के सारे वैल्यू इस फार्मूले के विद इन आ जाते हैं। समझ गए? सारे के सारे वैल्यू इस फार्मूले के विद इन आ जाते हैं। इस फार्मूला को हम लोग जनरल सॉल्यूशन कहते हैं, या जनरल वैल्यू हो गया। ठीक इसी तरीके से सेकेंड क्वाड्रेंट में जनरल वैल्यू क्या हो जाएगा? हम लोग लिख सकते हैं 150 डिग्री और प्लस n टाइम्स 360 डिग्री, जहां पे n क्या हो? इंटीजर को बिलोंग करे। n किसको बिलोंग करे? इंटीजर को बिलोंग करे। तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें सीखी है, देखते हैं थोड़ा। हमने सबसे पहले ये सीखा कि अगर साइन थीटा इक्वल टू सम पॉजिटिव क्वांटिटी है तो थीटा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी इनफाइनाइटली मेनी वैल्यू मिलते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में भी इनफाइनाइटली मेनी वैल्यू मिलते हैं। ठीक है, उनमें से हर एक वैल्यू को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? पर्टिकुलर सॉल्यूशन नाम दे रहे हैं, या पर्टिकुलर वैल्यू बोलते हैं। देखिए, ईच ऑफ द सॉल्यूशन और वैल्यू ऑफ थीटा इज नोन एज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये जो इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, इनके हर एक वैल्यू को हम क्या कह रहे हैं? पर्टिकुलर वैल्यू बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन ये था कि 3 सर्कल में कितने पर्टिकुलर सॉल्यूशन होंगे, तो हमने बोला कि एक सर्कल में 2 है, तो 3 सर्कल में टोटल 6 हो जाएंगे। नेक्स्ट मेरे पास चैलेंज ये था कि क्या हम एक फार्मूला टाइप से लिख सकते हैं एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमने जो फार्मूला देखा है वो 330 डिग्री प्लस n इंटू 360 डिग्री देखा, जहाँ पे n का वैल्यू 0, -1, +1, +2, -2 ये सब रख सकते हैं, तो ये सारे वैल्यू जनरेट हो जाएंगे, है ना।
ठीक इसी तरीके से आपका जनरल वैल्यू जो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा वो 150 डिग्री प्लस n इंटू 360 डिग्री होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर? तो इस तरीके से इतना दूर तक हम लोग अभी सीखे हैं, ये जस्ट एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे जैसे जनरल वैल्यू बताया जा रहा ना, इसी तरह से जनरल वैल्यू हम लोग सबके लिए लिख लेते हैं और उसका डायरेक्ट यूज करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे, समझे? सो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, जहां पे अल्फा का वैल्यू जहां पे अल्फा का वैल्यू π/2 नहीं हो सकता है। तो π/2 नहीं हो सकता है तो -π/2 भी नहीं हो सकता, ये याद रखना, ठीक है? दूसरा, cos थीटा इक्वल टू, अगर cos अल्फा है तो इसका जनरल सॉल्यूशन जो होगा या जनरल वैल्यू जो होगा थीटा का, टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्या यहाँ पे भी अल्फा पे कोई रिस्ट्रिक्शन है? यहाँ पे अल्फा का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर रिस्ट्रिक्शन आएगा तो वो पता चल जाएगा। अगर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा है, इसका जनरल सॉल्यूशन जो होगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। देखो साइन में क्या है, n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा। कॉस में क्या है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और इस केस में क्या है तुम्हारा, n पाई प्लस अल्फा। यहाँ पे अल्फा अगर π/2 है ना तो फिर से प्रॉब्लम ही करता है। सो बेसिकली हम लोग अल्फा π/2 या -π/2 नहीं लेंगे इस केस में। ठीक है, बस इतना याद रखो ये रिस्ट्रिक्शन के साथ, इससे तुम्हारा काम होना शुरू हो जाएगा। अब देखो इसका यूज करेंगे हम लोग, कैसे यूज किया जाता है। सर हाँ बोलो। बुक में तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है ना, हाँ उसका अल्फा बिलोंग्स टू -π/2 π/2 है। बिल्कुल, ऐसा कोई फर्स्ट जरूरी नहीं है, ठीक है? अल्फा कुछ भी आप ले सकते हो, केवल π/2 और -π/2 मत लेना। देखिए एक एग्जांपल में लिख रहा हूं, साइन थीटा इक्वल टू लेटस से हम हाफ लिख लिए है ना, वही क्वेश्चन। हाफ को हम साइन 150 डिग्री लिख सकते हैं, और पाई के टर्म में अगर लिखेंगे साइन 5π/6 लिख सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास क्या दिखाई पड़ रहा है, साइन थीटा इक्वल टू साइन 5π/6 दिखाई पड़ रहा है। तो आप यहां से थीटा को बिना कुछ सोचे समझे लिख सकते हो n पाई प्लस -1 की पावर n
5π/6, ठीक है, जहां पे n क्या होगा, इंटीजर होगा, हर केस में n क्या है, इंटीजर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर हम sin 30 लिखते हैं, थर्टी को π/6 हम लिखेंगे, तो यहां से थीटा हम लिख सकते हैं एक मिनट रुको। तो हमने थीटा का दो एक्सप्रेशन लिखा है, क्या ये दोनों एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट है या फिर डिफरेंट है? इसके लिए हम लोग को क्या चेक करना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू जनरेट कर रहा है, क्या सेम वैल्यू ये सेकंड एक्सप्रेशन से भी जनरेट हो रहा है? अगर यस है तो कूल है, अगर नो है तब फिर प्रॉब्लम है। सो लेट्स ट्राई टू सी व्हाट आर द वैल्यू जनरेटेड बाय n एक्सप्रेशन। सो n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n 5π/6, इसमें आप n का वैल्यू रखना शुरू कर दो। -2 ले लो, -2 लेंगे 2n पाई, ये -2 पर ये प्लस हो जाएगा, प्लस 5π/6 हो गया। -1 ले लो, जीरो ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, एटसेट्रा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितना हो रहा है, n इक्वल टू 2 लिए तो 2 नहीं 2π लिखेंगे, तो ये हो गया तुम्हारा 12 और 7 -7π/6, ये हो गया माइनस n, क्यों नहीं हटाया मैं, -11π/6, 5π/6, ये हो गया तुम्हारा π/6, ये तुम्हारा हो गया 17π/6 एंड सो ऑन। अगर हम सेकेंड एक्सप्रेशन की बात करें, π/6, इसमें भी आप -2 से लेकर के देखो, ट्राई करो, मोस्टली वैल्यू रिपीट करेंगे। -2π रखेंगे तो ये हो जाएगा -2π, और ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस में प्लस π/6। m की जगह पे हम लोग 2 रख रहे हैं, -2, m की जगह पे -1 रखेंगे, m की जगह पर 0 रखेंगे, m की जगह पर 1 रखेंगे, m की जगह पर 2 रखेंगे, एटसेट्रा। इसको सिंप्लीफाई करो, -11π/6 -7π/6 π/6 5π/6 13π/6 एक्सेट्रा। कॉमन वैल्यू हम लोग पहचानने की कोशिश करते हैं। देखिए कौन कौन सा वैल्यू कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से। -7π/6 कॉमन है,
-11 पाई बाई 6 कॉमन है, 5 पाई बाई 6 कॉमन है, 5 बाई 6 कॉमन है, 17 पाई बाई 6 है। बट ये आगे का वैल्यू अगर लोगे ना आप, यहाँ पे n का, जैसे n का वैल्यू अगर 3 कर लोगे, m का वैल्यू 3 करोगे ना, तो ये आपका 17 पाई बाई 6 देगा। समझे? सो हर एक वैल्यू रिपीट कर रहा है। each value of one expression is also a value of other expression. सो हमारे पास फ्रीडम है, हम अल्फा की जगह पर कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन अब होता क्या है कि मान लिया कि बुक में लिखा है कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, और अल्फा की वैल्यू अगर -π/2 से लेकर के π/2 लिया गया है, तो ये अल्फा का प्रिंसिपल वैल्यू कहा जा रहा है। अल्फा का ये प्रिंसिपल रेंज है साइन के लिए, समझे? लेकिन प्रिंसिपल का कोई डेफिनेशन नहीं है, ये जिसको मन होता है वैसा डिफाइन कर लेता है। सो आपको मॉड्यूल को फॉलो करना है। सो मॉड्यूल में आप देख लेना कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन उसने किसको कहा है। 0 से 2π के बीच के सॉल्यूशन को प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है वो 0 से 2π के बीच के सॉल्यूशन को प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। इसमें 0 को इंक्लूड कर सकते हैं बट 2π को इंक्लूड नहीं करेंगे। एनी सॉल्यूशन इन दिस रेंज 0 से 2π इज नोन एज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बट यहाँ पे अल्फा -π/2 से π/2 ले रहा है। ये आगे जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है। सो इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको फॉलो कर सकते हो, लेकिन इसको फॉलो करने के बावजूद भी आप क्या देखोगे कि आंसर कई बार डिफरेंट हो जाता है। समझे? तो इसको फॉलो करो, डेफिनेटली आप फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही cos थीटा में आपका प्रिंसिपल रेंज जो दिया होगा अल्फा का, इसमें आपका अल्फा का वैल्यू 0 से पाई रखा होगा। ठीक है, 0 से पाई। और tan थीटा में जब tan अल्फा लेगा तो उसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो लिखेगा वो लिखेगा अल्फा -π/2 से लेकर के π/2। समझ गए? ये जो अल्फा का रेंज हमने लिखा है, इसमें ये ओपन ब्रैकेट लिखा है बुक में या क्लोज्ड ब्रैकेट लिखा है? क्लोज लिखा है ना। तो ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से लिखा हुआ है, इसका बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है। अब देखिए मैंने क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाया था कि π/2 वगैरह नहीं लेना है। Why restrictions are important? क्या हम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है।
समझे। लेकिन रिस्ट्रिक्शन करने से होता क्या है वो समझो। जैसे अगर साइन थीटा इक्वल टू 1 हमने लिख लिया तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 को हम क्या लिखेंगे, साइन पाई बाई 2 लिखेंगे। तो थीटा को हम लिख सकते हैं n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n पाई बाई 2। अब n का डिफरेंट वैल्यू सेलेक्ट करना शुरू कर दो। जब n इक्वल टू -2 होगा तो ये कितना बन जाएगा, 2 पाई -2 पाई और प्लस पाई बाई 2। n इक्वल टू जब -1 होगा तब कितना बन जाएगा, माइनस पाई बाई 2। जब n इक्वल टू 0 होगा तब सॉल्यूशन होगा पाई बाई 2। जब n इक्वल टू 1 होगा तब सॉल्यूशन होगा पाई माइनस पाई बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करो, -3 पाई बाई 2, ये भी आपका -3 पाई बाई 2, ये भी आपका पाई बाई 2 और ये भी आपका पाई बाई 2। सो सिंगल वैल्यू रिपीट कर रहा है। इफ वी यूज एक्सप्रेशन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 2, values repeats, each value repeats twice। इसीलिए इसीलिए हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगाए थे कि पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 नहीं लेना है, और कोई खास मकसद नहीं था। समझे। हम लोग ऐसा जनरल एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं जिसमें कोई भी वैल्यू रिपीट ना करे, बट यहाँ पे रिपीट करता है, इसलिए हमने बोला था कि ये पाई बाई 2 नहीं लेना है। तो अगर हम ले लिए तब क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये रिपीट करता अच्छा नहीं लगता है। समझे, बस इतना ही बात है। अगर आप पाई बाई 2 गलती से यूज कर लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सब ये सब केसेस के लिए अलग से हम लोग फार्मूला जनरेट किए हुए हैं। जैसे अदर सेट ऑफ स्टैंडर्ड फार्मूले, जैसे पहला है साइन थीटा इक्वल टू 1। इसका जो सॉल्यूशन हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाई 2 वेर n बिलोंग्स टू 0। ये चीज लिखना होगा, इससे क्या होगा, रिपीट नहीं करेगा। अगर -1 होता है तब इसमें लिखेंगे 4n माइनस 1 पाई बाई 2। तीसरा cos थीटा इक्वल टू 0 है, तो इस केस में हम लोग लिखेंगे थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 टाइम्स पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। अगर cos थीटा इक्वल टू -1 है
इक्वल टू -1 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे थीटा इक्वल टू 2n-1 या 2n+1 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। और कोई सा भी केस नहीं है जिसमें आपको पर्टिकुलर याद रखना है। सो एक ये लिस्ट याद रखना है। इसके अलावा एक लिस्ट और आपको याद रखना है जब स्क्वायर आ जाता है। स्क्वायर लिस्ट अगर आपका साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है, तो इन जनरल हम लोग लिखते हैं थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। सेकेंड, डेफिनेटली आपका अल्फा π/2 नहीं होना चाहिए। आप लिख सकते हो π/2 या -π/2 नहीं होना चाहिए। सेकेंड, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा अगर रहा, तो इस केस में आपको थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा ही लिखते हैं हम लोग, जहां पे अल्फा आपका डेफिनेटली पाई के बराबर अगर कर देंगे अल्फा पैसा करो, पाई तो ले सकते हैं, π/2 और -π/2 इसमें भी बंक कर दो। और दूसरा एक और है tan वाला, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा मिल जाए, तो इसको हम लोग लिखेंगे थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, अल्फा वैसे भी π/2 नहीं आएगा, अदरवाइज अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 3 सेट ऑफ फार्मूले बन गए। एक आपका स्क्वायर लिस्ट हो गया, फिर ये हो गया पर्टिकुलर केसेस हो गया, इसको पर्टिकुलर केसेस हम लोग कहते हैं, पर्टिकुलर केसेस, और ये हो गया स्टैंडर्ड केसेस। ये स्टैंडर्ड केसेस हो गया ऊपर में जो लिखा हुआ है। ये 3 केसेस अगर आपको याद रहेंगे तो आपको ये चैप्टर काफी आसान लगने वाला है। ठीक है, अगर मान लिया कि साइन कॉस tan नहीं आता तब क्या करेंगे, हम उसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे कॉसेक आ गया तो हम उसको साइन में कन्वर्ट करेंगे, सेक आ गया उसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे, tan आ गया उसको कॉट आ गया उसको tan में कन्वर्ट करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 है, सपोज कर लेते हैं। हम लोग को सॉल्व करना है थीटा। अब यहां से हम लोग बहुत सारा अप्रोच लगा सकते हैं, यहां से हम लोग काफी सारा अप्रोच ले सकते हैं। ठीक है, सो मैं कुछ कुछ अप्रोच आपको दिखाता हूं। पहला अप्रोच ये है कि कॉस थीटा को हम आरएचएस में भेज देंगे। साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2। देखो सब मल्टीपल एंगल वाला आ गया ना फार्मूला। 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन 2a होता है। तो देखो साइन थीटा को हमने ऐसे लिख दिया, और ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। अभी यहाँ पे कॉमन फैक्टर कर लो। लिख सकते हैं ना। अब देखिए, या तो साइन थीटा बाई 2 जीरो होगा, दो फैक्टर है तो कोई ना कोई फैक्टर जीरो होगा ही। सो या तो साइन थीटा बाई 2 जीरो होगा, इधर साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 0, और कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। अब देखो बढ़िया से ध्यान से सुनो, साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 0, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 0 से कंपेयर कर सकते हैं। तो थीटा बाई 2 n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा ना पूरा। सो यहां से थीटा बाई 2 n पाई आया, और थीटा का वैल्यू हमें मिल गया 2n पाई। मतलब या तो थीटा इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, और नहीं तो यहां से सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी सॉल्व करने का दो तरीका है, ठीक है। हम दो तरीके से सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। पहला कि हम cos थीटा बाई 2 को जीरो नहीं ले सकते। अगर ये जीरो होगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 माइनस 1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, तो ये जीरो नहीं होगा। तो ऐसे केस में हम इसको डिवाइड करके tan थीटा बाई 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चला आया। सो tan थीटा बाई 2 इक्वल टू tan पाई बाई 4 लिख सकता हूं मैं। सो थीटा बाई 2 का एक्सप्रेशन क्या हो गया, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। सो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। अब ये मीनिंगफुल है या नहीं है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने सॉल्यूशन लिखा और इस सॉल्यूशन का अंजाम ये मिला, ठीक है। दूसरा जो तरीका है वो ये है, दूसरा तरीका ये है कि cos थीटा को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या साइन थीटा को हम cos में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो cos थीटा बाई 2, साइन को cos में हम लिखेंगे तो cos
पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू लिख सकते हैं ना साइन को। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह यूज करो यहाँ पर, थीटा बाई टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू। अब यहां से सॉल्व कर लो, एक बार प्लस ले लो, तो प्लस लोगे तो ये थीटा बाई टू इधर आकर के जुड़ जाएगा। सो थीटा विल बी इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई टू हो गया। और जब माइनस लोगे तो माइनस माइनस प्लस थीटा बाई टू आ जाएगा और ये कैंसिल आउट कर लेगा। सो यहां से भी सॉल्यूशन है, आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। सो फाइनल सॉल्यूशन मेरा क्या हुआ, फाइनल सॉल्यूशन ये हुआ थीटा या तो मेरा 2n पाई के बराबर है और 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई टू के बराबर है। समझ गए, थीटा या तो 2n पाई के बराबर है या फिर 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई टू के बराबर। बात समझ भाई, क्लियर हुआ। अच्छा एक और यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, टेन थीटा का स्टैंडर्ड फार्मूला में यहाँ पे माइनस नहीं ना होता है, ये माइनस हटाना होगा और यहाँ पे भी माइनस हट जाएगा, प्लस आप लोगे तो आपको सिर्फ प्लस वाला दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ प्लस वाला होगा, माइनस वाला नहीं होगा। क्लियर हुआ। आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म पे ले आना या फिर पर्टिकुलर फॉर्म पे ले आना है। उसके लिए चाहे आपको फैक्टराइजेशन करना पड़े कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका अभी पहला मेथड हुआ, ये आपका फर्स्ट मेथड हुआ जिसमें हम सॉल्व किए इसको। अब देखो सेकंड मेथड, इसमें क्या अप्रोच लगा सकते हैं। सेकंड मेथड हम ये कर सकते हैं कि रूट टू से डिवाइड कर दो। सेकंड अप्रोच, रूट टू से डिवाइड कर दो। और ये कितना हो जाएगा, इसको cos 45 लिख सकते हैं ना, या फिर sin 45 भी लिख सकते हो। अगर इसको sin लिख रहे हो तो इसको cos लिखना। सो cos थीटा cos पाई बाई 4 sin थीटा sin पाई बाई 4, और इसको हम cos अभी 1/√2 रखते हैं। ये किसका फार्मूला जनरेट हो गया ये किसका फार्मूला जनरेट हुआ, cos थीटा cos पाई बाई 4 माइनस sin थीटा sin पाई बाई 4 प्लस में होगा। ये किसका फार्मूला जनरेट हुआ, cos a माइनस बी का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू cos पाई बाई 4 लिख लेते हैं। इसलिए देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया ना। सो थीटा माइनस पाई बाई 4 मस्ट बी रिटन 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 को आरएचएस में भेज दो, ये सॉल्यूशन आ जाएगा। समझ गए, तो ये सेकेंड अप्रोच हो गया। इसी तरीके से आपको फैक्टराइज करके सोचना है या फिर कुछ नए फॉर्म में ले जाने का सोचना है। सबसे ज्यादा यूजेबल जो होता है ना, ये फैक्टराइजेशन अप्रोच होता है, मोस्ट यूजेबल। फैक्टराइजेशन अप्रोच। लेकिन हम लोग क्वेश्चन करते क्या है ना,
कि ज्यादातर केस में सिंगल फॉर्म में ले जाते हैं, मतलब या तो ये वाला फॉर्म में आप ले जाओगे जिससे आपको आंसर लाने में सुविधा होगी, और नहीं तो आप इस तरह से 10 वगैरह में जाओगे तब सुविधा होती है। फैक्टराइजेशन अगर छोटे छोटे टुकड़ों में हम करते रहे तो काफी सारा फैक्टर्स मिल जाता है, और वैसे केस में हम लोग को सॉल्यूशन लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होने लगता है, समझिए। एक क्वेश्चन हम लोग और लेंगे। सॉल्व थीटा फॉर साइन थीटा इक्वल टू कॉस 3 थीटा। देखिए सॉल्व करके। कितने लोग अटेम्प्ट ले लिए?
देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए इसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, इसी को कॉस में कर लेते हैं। साइन में -1 का पावर जो होता है वो डिफिकल्ट होता है समझना। साइन थीटा को हमने cos π/2 माइनस थीटा लिखा, cos 3 थीटा इक्वल टू cos π/2 माइनस थीटा। सो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर लगाएंगे तो 3 थीटा विल बी इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस π/2 माइनस थीटा। एक बार प्लस लेंगे और दूसरी बार माइनस लेंगे, देखो प्लस लेंगे तो 4 थीटा में कन्वर्ट होगा, और माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा 2 थीटा। सो यहाँ पे थीटा का जनरल सॉल्यूशन जो आ रहा है और थीटा हैज फॉर्म n पाई माइनस π/4, यही जनरल सॉल्यूशन हो गया। समझ गए? एक दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। क्या करेंगे, इसको फैक्टर दो फैक्टर में लिख देंगे। टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स और इसको लिख सकते हो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको फर्दर फैक्टराइज भी तो कर सकते हैं। इसका फैक्टराइजेशन क्या क्या होगा, 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। सो कॉमन कर सकते हैं, इक्वल टू 0। सो 1 प्लस कॉस एक्स टाइम्स cos x से cos x कैंसिल हो गया, 2 sin x माइनस 1। दो फैक्टर मिल गए, इसलिए 1 प्लस cos x विल बी 0 और 2 sin x माइनस 1 विल बी 0। तो यहां से हम लिख सकते हैं cos x
इक्वल टू -1, और ये आपका पर्टिकुलर केस का है ना, सो x विल बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और यहाँ पे साइन एक्स जो है हाफ आ गया, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म का है। सो x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n पाई बाय 6 हो जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? वेरी गुड। एक और एग्जांपल लेते हैं। साइन 7 थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा सॉल्व थीटा। अब देखो इसमें क्या करना है। इसमें साइन थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, और अब इसमें साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे। 2 साइन 3 थीटा और कॉस 4 थीटा। और अब क्या इसको एलएचएस में ला करके हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। सो मैं डायरेक्ट स्टेप लिख रहा हूं, साइन 3 थीटा कॉमन, 2 कॉस 4 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब साइन 3 थीटा इक्वल टू 0 आ गया, और कॉस 4 थीटा इक्वल टू हाफ आ गया। दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म का है। सो 3 थीटा विल बी इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 0। सो बेसिकली 0 हो जाएगा। सो यहां से थीटा क्या आ गया, n पाई बाई 3 का फॉर्मेट आ गया, और यहां से 4 थीटा आपका होगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 कॉस 60 पर होता है ना। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, समझ में आया? इसमें ऐसा नहीं कि आप साइन 3 थीटा को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे और काम आपका हो जाएगा। होने को तो शायद उससे भी हो जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन थोड़े से डिफरेंट मिलेंगे आपको। सो हम लोग ट्राई करते हैं 3 थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में ले जा करके कि उसका सॉल्यूशन कैसा दिखता है। और यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं तो क्या मिलेगा, 2 इंटू साइन, साइन के केस में हो जाएगा 4 थीटा मतलब साइन 2 थीटा, और कॉस के केस में हो जाएगा 5 थीटा। अब देखो यहाँ पे हम लोग साइन 2 थीटा को चेंज कर सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में। सब 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस 5 थीटा इक्वल टू साइन थीटा। और अब इस साइन थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे और कॉमन कर लेंगे।
4 cos थीटा cos 5 थीटा -1 या तो साइन थीटा बराबर 0 होगा और 4 cos थीटा इंटू cos 5 थीटा इक्वल टू 1 होगा। यहां से तो हम थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं इन पाई, है ना, बट इसको सॉल्व करना अ बिट चैलेंजिंग है। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं। 2 अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो हम लोग को मिल जाएगा 2 टाइम्स cos 4 थीटा प्लस cos 6 थीटा इक्वल टू 1। अब यहां से हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से कैसे हम निकल सकते हैं? कोई तरकीब है क्या अपने पास? देखने में तो नहीं लग रहा कि कोई तरकीब है अपने पास। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 थीटा को टी मान सकते हैं। लेट 2 थीटा इक्वल टू टी, और जैसे ही 2 थीटा को हम टी मान लिए तो हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू कॉस 2t प्लस कॉस 3t इक्वल टू 1। कॉस 2t का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर t माइनस 1, और कॉस 3t का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब t माइनस 3 कॉस t इक्वल टू 1। यहीं से हम लोग देखेंगे कि कुछ आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। होपफुली कुछ मिलेगा नहीं। ये हो जाएगा 8 कॉस क्यूब टी, ये आपका हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा -6 कॉस टी, और ये -2 RHS में जाएगा तो ये 3 का काम करेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस टर्म को RHS में भेजेंगे और यहां से 4 कॉस स्क्वायर टी कॉमन करेंगे, 2 कॉस टी प्लस 1, और ये RHS में जाएगा तो यहां से 3 कॉमन करेंगे तो 2 कॉस टी प्लस 1 आ जाएगा। इसलिए 2 cos t plus 1 will be equal to 0 और 4 cos square t will be equal to 3। ऐसा लिख सकता हूं ना मैं? देखो ये आपका LHS में जाकर के कॉमन आएगा तो एक फैक्टर 0 हो जाएगा और दूसरा फैक्टर क्या होगा, 4 cos square t माइनस 3 हो जाएगा। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। cos 2 थीटा इक्वल टू -1/2, और ये आपका पर्टिकुलर फॉर्म वाला, ये स्क्वायर फॉर्म है। cos स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू √3/2 होल स्क्वायर। तो यहां से आपको 2 थीटा का वैल्यू कितना मिल गया, 2n पाई प्लस माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट का आंसर लिखना पड़ेगा 2π/3। तो यहां से थीटा मिल गया आपको n पाई प्लस माइनस π/3, और यहां से जो थीटा मिल गया आपको 2 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस, ये 30 डिग्री पे होता है, सो π/6 थीटा विल बी इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/12, ये बाई में 2 होता है। अब देखो इस केस में कितना सॉल्यूशन है, साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू n पाई लिखोगे। सो यहाँ पे सॉल्यूशन जो मिल रहा है मेरा, या तो n पाई हो रहा है, या मेरा n पाई प्लस माइनस π/3 हो रहा है, या मेरा n π/2 प्लस माइनस π/12 हो रहा है। और इस केस में दो ही तरह का सॉल्यूशन मिला। सो बेटर कौन सा हुआ, हमें दो ही तरह का सॉल्यूशन मिला, वो ना बेटर हुआ। मतलब इस सॉल्यूशन को, ये दोनों सॉल्यूशन को मर्ज करके इसमें लिख दिया गया, क्योंकि ये वाला तो कॉमन आ गया। देखो n π/2 प्लस माइनस π/12।
सो ये दोनों सॉल्यूशन मर्ज होकर के क्या बना रहे हैं, n π/3 बना रहे हैं। समझ गए। सो सॉल्यूशन किसी भी एंगल से किया जाए, मोस्ट ऑफ द केस में सेम सॉल्यूशन आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन कुछ कुछ केस में डिफरेंट सॉल्यूशन दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आप उनको थोड़ा डिटेल में अगर देखोगे तो डिटेल में आपको वो आइडेंटिकल सॉल्यूशन दिखाई पड़ेंगे, आपको कोई चेंजेस नहीं होता है। तो फिर से हम एक बार देखते हैं कहां से हम लोग कहां मुड़ गए। हमारे पास सिंपली sin7 थीटा इक्वल टू sin3 थीटा प्लस sin थीटा था। तो हमने क्या किया, पहले मैं sin थीटा को यहाँ पे कर दिया, और देखो लार्जर थीटा ना कॉमन आ गया, लार्जर थीटा कॉमन आ गया, इसलिए कम सॉल्यूशन मिले हमें। अगर हम ऑल्टरनेटिवली sin3 थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में ला रहे हैं, तो यहाँ पे कॉम देखो, पहले तो sin2 थीटा बना और उसको भी हम ब्रेक कर लिए और स्मॉलर वर्जन कॉमन आया। तो स्मॉलर वर्जन कॉमन आएगा तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। सो साइन थीटा इक्वल टू 0 तो n पाए, और उसके बाद देखो ये सॉल्व करना ना काफी डिफिकल्ट पार्ट है। ये क्लिक करता चला गया, ये लक है हम लोग का, ये पार्ट सॉल्व करना काफी खतरे से खाली नहीं है। सो हमने क्या किया, cos4 थीटा cos6 थीटा में कन्वर्ट कर लिया, फिर 2 थीटा को हमने t मान लिया ताकि हमें क्यूबिक इक्वेशन मिल जाए। और ये क्यूबिक इक्वेशन ऐसा आया कि ये फैक्टराइज हो रहा था, और फैक्टराइज हो रहा था, इस वजह से हम लोग अपने मुकाम पर पहुंच गए। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को किस मेथड से आप सॉल्व करोगे, ऐसा कोई रिटन प्रूफ नहीं होता है कि आपको इसी मेथड से जाना है। जिस मेथड से आपके फैक्टर्स कॉमन आने शुरू हो जाए, वो सारे मेथड आप यूज कर सकते हो, वो सारे मेथड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ। वेरी गुड। सो बहुत ज्यादा होमवर्क तो नहीं दूंगा, बट आपका ठीक ठाक होम असाइनमेंट होगा। इन चैप्टर एक्सरसाइज 1, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का जनरल एक्सप्रेशन फाइंड करोगे, लेकिन उसमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू नहीं बताओगे। 4 क्वेश्चन 3 and 4 don't find smallest positive value। एकदम बेकार का चीज है, ठीक है, कोई मीनिंग नहीं है इस क्वेश्चन का। बाकी इसका सारा चीज फाइंड कर लोगे। इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 कंप्लीट है। इन चैप्टर एक्सरसाइज 2, इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 में आप क्वेश्चन नंबर 1 to 8, 1 to 11 सॉल्व करोगे। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना क्वाड्रेटिक बेस्ड है। इतना कर लोगे तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट आपको समझ में आने लगेगा, समझ गए। और जो 12th नंबर का क्वेश्चन है और बाकी जो 15 नंबर तक का क्वेश्चन है, ये अगले क्लास में हम लोग हैंडल करेंगे। ये चैप्टर काफी छोटा होता है, इसलिए आप इतना कम से कम इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 तक अच्छे से कंप्लीट कर लेना, समझ गए।
तो आज इतना ही है। हैव अ नाइस डे।